सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर। मैं संदीप आप सभी को वर्ल्ड ज्योग्राफी करा रहा हूँ। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और हमारी लाइव क्लासेस और इन क्लासेस को अच्छे से कर रहे होंगे और आपको चीज़ें अच्छी समझ में आ रही हैं। आपके कमेंट से पता चलता है और हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वो हमारा पार्ट है जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी के अंदर की स्ट्रक्चर क्या है। कुछ वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए हैं, उन मतों के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि पृथ्वी के अंदर किस तरह की स्ट्रक्चर हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और हो सकता है आपको इस वीडियो के बाद कोई डाउट ना बचे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। आप सभी जानते हैं ब्रह्मांड में सभी द्रव्यमान एक पॉइंट पर केंद्रित थे और अचानक उनमें विस्फोट हुआ और सारे जो द्रव्यमान हैं वो आपस में टूटकर बिखर गए। कुछ जो हॉटर पार्ट थे वो स्टार बने, जो कूलर पार्ट थे वो प्लेनेट बने और प्लेनेट से सैटेलाइट्स वगैरह से इनसे एस्ट्रॉइड्स बने। आप सभी जानते हैं शुरू में पृथ्वी आग का गोला थी, धीरे धीरे वो ठंडी हुई। पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, परिक्रमण गति और एक घूर्णन गति। परिक्रमण गति जो वो है जो सूर्य के चारों तरफ वो चक्कर लगाती है, और घूर्णन गति वो है जो पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है तो उस पर अपकेंद्रीय बल लगता है। अपकेंद्रीय बल के कारण जो हैवी मेटल्स हैं यानी भारी पदार्थ हैं वो पृथ्वी के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हुए। ये एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा, जिनका नाम था एडविन स्विस। एडविन स्विस ने एक थ्योरी दी, द थ्योरी ऑफ डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन। उन्होंने इसमें क्या कहा कि पृथ्वी पहले आग का गोला थी, उसमें क्या हुआ, जैसे पृथ्वी रोटेशन करती है तो जो हैवी मेटल्स थी, भारी मेटल्स सारी की सारी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हुई और हल्के पदार्थ जो भी थे वो बाहर की तरफ आना शुरू हुए, यानी क्रस्ट की तरफ आना शुरू हुए। तो उसी के बेस पर इन्होंने डेंसिटी के आधार पर बताया कि पृथ्वी की संरचना किस प्रकार की है। तो उन्होंने पृथ्वी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। आप जैसा यहाँ देख पा रहे हैं, सियाल, सिमा एंड निफे। जो ऊपरी परत है उन्होंने उसको नाम दिया सियाल, यानी जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता अधिक है, यानी क्रस्ट वाला पार्ट। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है वो कौन सा है? क्रस्ट वाला। फिर मेंटल, फिर कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले वाले पार्ट को एडविन स्विस ने बताया सियाल, जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता है। जितने पार्ट्स में उसे हमने सियाल बोला। उसके बाद जो दूसरा पार्ट उन्होंने डिवाइड किया उसमें बोला सिमा, यानी सिलिका और मैग्नीशियम। जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है वहाँ पर उसे इस पार्ट्स को बोला गया सिमा। और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट था जहाँ पर सारी हैवी मेटल्स इकट्ठा हुई उसे बोलते हैं हम निफे, जहाँ पर निकिल और फेरस की अधिकता ज़्यादा है। और आप सभी जानते हैं निकिल और फेरस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप जैसे यहाँ डेंसिटी, इन्होंने यहाँ पर डेंसिटी को डिफाइन किया। जो सबसे ऊपर वाली परत थी इसमें उन्होंने बताया कि इसकी डेंसिटी जो थी वो लगभग 2.6 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यदि मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का कोई बर्तन लूँ तो उसमें से अगर यहाँ से मैंने चट्टानें उठाई, मट्टी उठाई, तो उसमें कितनी आएगी? उसका वेट होगा 2.6 से 2.9 ग्राम। तो ये थी आउटर पार्ट्स जो है आपकी सियाल वाले पार्ट की। इन्होंने इसी तरह से निफे वाले पार्ट्स का अनुमान लगाया कि इसमें कितनी है, इसकी डेंसिटी है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब यहाँ डेंसिटी और यहाँ डेंसिटी का अंतर आप देख पा रहे हैं कितना अधिक है। तो यहाँ की डेंसिटी एडविन स्विस के अनुसार बहुत ज़्यादा थी, इसकी डेंसिटी बहुत कम थी। और अगर हम एवरेज डेंसिटी की बात करें तो एवरेज डेंसिटी है इसकी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर पूरी पृथ्वी की एवरेज डेंसिटी निकालें तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि पूरे सौरमंडल में किसी भी ग्रह की नहीं है। पृथ्वी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है पूरे सौरमंडल में। अब एडविन स्विस ने इसे पृथ्वी की संरचना को 2 प्रकार से डिवाइड किया। एक तो आपके कृत्रिम स्रोत हो गए और एक हो गया आपके प्राकृतिक स्रोत। उन्होंने बताया कि पृथ्वी की संरचना के बारे में इन 2 स्रोतों से पता चलता है, एक कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, दूसरे प्राकृतिक यानी नेचुरल। कृत्रिम में कौन कौन से हो गए? देखिए, दाब हो गया, ताप और घनत्व। ठीक है, घनत्व का आपको मैं बता चुका हूं। घनत्व किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। जो Ni और Fe, निकिल और फेरस, इसके सेंटर में पाए जाते हैं, ये यहाँ पर मेल्टेड फॉर्म में होते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा यहाँ पर मेल्टेड फॉर्म में क्यों है।
ये मेल्टेड फॉर्म में पाए जाते हैं और इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और संवहनीय धारा के कारण यहाँ पर ये जो मेल्टेड फॉर्म में होते हैं इन्हें बोलते हैं हम लावा। ये लावा या मैग्मा बोलते हैं। मैग्मा जब मूवमेंट करता है तो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यहाँ पर एक विद्युत तरंगों का निर्माण होता है। किसका? विद्युत तरंगों का निर्माण होता है और इसी से पृथ्वी का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और आप सभी जानते हैं जहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। तो इसी कारण उन्होंने कहा इसी कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है इसी के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, कौन कौन से? निकेल और फेरस की मूवमेंट करने के कारण। अब हम चलते हैं ताप की तरफ। ताप क्या है? हमें पता है, वैज्ञानिकों ने जितनी रिसर्च हुई उसके अनुसार पता लगाया कि 32 मीटर नीचे जाने पर, पृथ्वी में 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है। अगर ऐसा होता तो पृथ्वी के सेंटर का टेम्परेचर लगभग 60,000 से 70,000 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, जो कि उसके सेंटर का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। आखिर ये टेम्परेचर इंक्रीज हो क्यों रहा है, इसके बारे में पता लगाया तो उन्हें पता चला कि अंदर वाले पार्ट में टेम्परेचर इस वजह से ज़्यादा है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं जो अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। जब वहाँ पर अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होगा तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पर जितनी भी रॉक्स और मेटल होंगी वो मेल्टेड फॉर्म यानी पिघली हुई अवस्था में पाई जाएंगी। तो इस वजह से पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर जो है क्यों इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर क्यों ज़्यादा टेम्परेचर है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। इसी वजह से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर ज़्यादा है। इसी प्रकार से आप सभी को मैं बता चुका हूँ, नेफे वाले पार्ट जो है इसमें भी मैग्मा के फॉर्म में पाई जाती हैं चट्टानें। जब मैग्मा के फॉर्म में पाई जाती हैं तो क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर है मैग्मा का वो लगभग 1900 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो इसके पृथ्वी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। इस थ्योरी से हमें पता चला कि पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट हैं, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है। अब चलते हैं, तीसरी चीज़ जो है हमारी वो है दाब, प्रेशर के बारे में इन्होंने कैसे डिफाइन किया? देखिए, आप सभी जानते हैं, मैंने कोई एक भारी पदार्थ लिया, इसके ऊपर कोई एक और रख दिया, इसके ऊपर और भारी पदार्थ रख दिया, तो जो इन सब का दाब है वो इस पर काम करेगा। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि पृथ्वी की जो अंदर हम जाएंगे तो परतें होती हैं, पृथ्वी की परतें एक दूसरी परत पर प्रेशर लगाएंगी तो यहाँ पर इसके अंदर दाब बढ़ेगा। लेकिन इस थ्योरी को नकार दिया गया क्योंकि एक वैज्ञानिक थे प्रोफेसर रीड ने कहा कि पृथ्वी के अंदर की जो चट्टानें हैं वो पूर्णतः प्रत्यास्थ हैं, यानी इलास्टिसिटी हैं। इतनी इलास्टिसिटी है कि वो जब चट्टानें इस तरह से हैं, इनके ऊपर और चट्टानें जब ये टूटती हैं तो टूटकर पुनः अपनी उसी अवस्था में आ जाती हैं, यानी एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करती हैं। तो फिर प्रेशर किस वजह से ज़्यादा है? इसके अंदर का प्रेशर क्यों ज़्यादा है? तो इसका अनुमान ये लगाया गया कि आप सभी जानते हैं कि ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम में टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। जैसा आप अपने वायुमंडल में देखते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर जहाँ का अधिक होगा वहाँ का प्रेशर कम होगा। लेकिन जैसे ही हम क्लोज सिस्टम की बात करते हैं, जैसे ही हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। जैसे आप एक कुकर का उदाहरण ले लीजिए, कुकर के अंदर जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा। तो उसी बेस पर जो यहाँ का दबाव, यहाँ का जो दाब है अंदर का, उसकी जो व्याख्या की गई वो इस बेस पर की गई कि जैसे जैसे अभी मैं आपको बता चुका हूँ पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से जो दाब को जो उत्पन्न है, यहाँ पर दाब का जो जन्म माना जाता है पृथ्वी के अंदर, वो क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है और ये एक क्लोज सिस्टम है, इसी वजह से यहाँ पर जो प्रेशर है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ से हमें क्या पता चला कि पृथ्वी के अंदर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। और सेंटर वाले हिस्से में, यानी कोर दो पार्ट्स में डिवाइड है हमारी, दो पार्ट्स में, इनर कोर और आउटर कोर। आउटर कोर में जो है वो मैग्मा फॉर्म में पाई जाती हैं जितनी मेटल्स हैं, और इनर कोर में जो हैं वो सारी सॉलिड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से यहाँ पर जितनी भी पिघली हुई धातुएं थी सब सॉलिड फॉर्म में हो गई। तो ये थे आपके कुछ कृत्रिम सोर्सेज जिनके बेस पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बता सकते हैं। अब बात आती है नेचुरल सोर्सेज की। नेचुरल में कौन कौन से आते हैं? देखिए, एक तो आती है ज्वालामुखी, नंबर 2 उल्कापिंड,
नंबर 3 आपका भूकंप। देखिए ज्वालामुखी के अध्ययन से पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है। जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है तो हम उस बेस पर बता सकते हैं कि पृथ्वी का टेम्परेचर ज़्यादा है और अंदर मेटल्स और रॉक्स जो भी हैं वो पिघली हुई अवस्था में है। जो उसका लावा निकलता है उसके संगठन से हम बता सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर मिनरल्स, देखिए जब लावा निकलता है उसमें मिनरल्स भी पाई जाते हैं, धातुएं भी पाई जाती हैं और चट्टानें भी हैं जो मल्टीड फॉर्म में है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर धातुएं भी हैं, मिनरल्स यानी खनिज भी हैं, यानी चट्टानें भी पिघली अवस्था में हैं। तो ज्वालामुखी के आधार पर हम कह सकते हैं कि अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है क्योंकि वो मेल्टेड फॉर्म में निकलती है। अब दूसरा आया उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या है? आप सभी ने सुना होगा कि कहीं पर उल्कापिंड आगे टकरा गया, तो उसके रिसर्च करने से हमें पता चला है कि जो उल्कापिंड का संगठन है, उसकी जो मिट्टी है, उसकी जो संरचना है वो लगभग पृथ्वी के जैसी है। तो इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी का निर्माण किससे हुआ है? पृथ्वी का निर्माण अंतरिक्ष में जो और भी ग्रह हैं ये सब क्या थे? पहले एक जगह इकट्ठे थे, उन्हीं से इसका निर्माण हुआ है। तो उल्कापिंड के अगर स्टडी करें हम तो जो प्रॉपर्टीज उल्कापिंड की पाई जाएंगी वही अर्थ की मिलती हैं, तो उसी बेस पर भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 3 आया भूकंप। देखिए भूकंप क्या है? भूकंप में 3 तरंगें उत्पन्न होती हैं, पी वेव, एस वेव और एल वेव। ये क्या है? कुछ तरंगें ठोस, द्रव और गैस से निकल जाती हैं, कुछ ठोस और द्रव से ही निकल पाती हैं, कुछ ठोस से ही निकल पाती हैं। तो उसी के बेस पर हमें पता चलता है कि कुछ किरणें सेंटर से पास हो रही हैं, कुछ सेंटर से पास नहीं हो रही। तो इससे हमें पता चलता है कि सेंटर के अंदर सॉलिड पार्ट भी है और वहाँ पर लिक्विड पार्ट भी है। तो लिक्विड पार्ट से हमें क्या पता चलता है कि वहाँ पर जो धातुएं हैं और चट्टानें हैं वो पिघली हुई अवस्था में हैं। ठीक है, तो सबसे सटीक जानकारी पृथ्वी के अंदर की संरचना के बारे में सबसे सटीक जानकारी भूकंप देता है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ सोर्सेज जिनके बारे में हमने बताया कि किस तरह से पृथ्वी के अंदर की हमको संगठन का पता चलता है। अब एडविन स्विच के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब एक संस्था है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडसी एंड जियोफिजिक्स, अंतरराष्ट्रीय भू आकारिकी व भूभौतिकी संघ। इसके अनुसार पृथ्वी का जो संगठन है, देखिए आप जैसे यहाँ देख पा रहे हैं, हमने पृथ्वी के अंदर का एक पार्ट निकाल लिया, थोड़ा सा एक पार्ट हमने निकाल लिया, इसे इस तरह से डिवाइड किया है। ऊपर वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं क्रस्ट, बीच वाला पार्ट आपका मेंटल और लास्ट वाला पार्ट आपका कोर। तो उन्होंने क्रस्ट की, देखिए आप सभी जानते हैं ये महाद्वीपीय प्लेट है। ये यहाँ पर क्रस्ट 2 प्रकार की होती है, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। तो महाद्वीपीय क्रस्ट जो है उसकी गहराई 30 किलोमीटर तक होती है लगभग, और महासागरीय जो होती है इसकी गहराई होती है लगभग 8 से 10 किलोमीटर। ये कम होगी क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट होगी और ये पतली होगी। महासागरीय क्रस्ट महाद्वीपीय क्रस्ट की अपेक्षा पतली होगी, लेकिन इसका घनत्व ज़्यादा होगा, ये भारी होगी क्योंकि ये बेसाल्टिक चट्टानों से बनी हुई है और ये ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई होती है। इसका घनत्व ज़्यादा होता है, इसका घनत्व कम होता है, इस वजह से इसका वेट ज़्यादा होगा और इसका वेट कम होगा। ये आगे मैं आपको जो थ्योरी पढ़ाऊंगा अभी वैगनर की थ्योरी, उसमें बताऊंगा प्लेट मूवमेंट्स के बारे में कि वहाँ पर कैसे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है और कैसे कैसे चीज़ें बनती हैं। तो फिलहाल आप यहाँ समझिए 30 किलोमीटर तक कौन सी है आपकी महाद्वीपीय क्रस्ट, लगभग 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी है आपकी महासागरीय क्रस्ट। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो पर्वत हैं इनके नीचे चीज़ें और गहरी हैं। ये कितना गहरा है? लगभग इसकी गहराई है 70 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर पर्वत इतना ऊंचा है तो इसके नीचे भी इतना ही नीचा पार्ट पाया जाता है लगभग, जिससे ये इसकी जो गहराई है वो 70 किलोमीटर हो जाती है। अब इसके बाद आती है मेंटल। मेंटल को इन्होंने कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया? 30 किलोमीटर से लगभग 2900 किलोमीटर तक। 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर दूसरा पार्ट जो कि हो गया मेंटल। इसके बाद आती है आपकी कोर। कोर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इनर कोर और आउटर कोर। इनर कोर में जो धातुएं हैं वो पिघली हुई अवस्था में है, आउटर कोर में जो धातुएं हैं वो पिघली अवस्था में है, और इनर कोर की जो धातुएं हैं वो सॉलिड अवस्था में है, जो कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ क्यों। ठीक है, आउटर कोर की जो इन्होंने लेंथ बताई वो बताई है आपको 2900 से 5155 किलोमीटर, यानी 2900 से 5155 किलोमीटर तक। और बाकी यहाँ से जो बची 5155 से 6371 किलोमीटर तक वो है आपकी इनर कोर, जहाँ पर धातुएं सॉलिड अवस्था में पाई जाती हैं। अब चलते हैं, एक वैज्ञानिक थे डेली के अनुसार पृथ्वी का संगठन किस तरह से है वो अब हम जानकारी देखते हैं। सबसे पहले आपको जो ऊपर परत मिलेगी वो है आपका स्थल मंडल, यानी कि लिथोस्फेयर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लिथोस्फेयर।
इसकी मोटाई जो है वो लगभग 30 किलोमीटर तक है। इनके अनुसार इसकी मोटाई 30 किलोमीटर तक है। और दूसरा आता है आपका दुर्बलता मंडल, जिसकी मोटाई जो है आपकी, इसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर तक है, लेकिन मैं बताऊंगा इसकी 30 तक क्यों पाई जाती है। दूसरी जो है आपकी दुर्बलता मंडल, ये है आपका 100 से 400 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से लगभग 400 किलोमीटर तक। इसे बोलते हैं हम एस्थेनोस्फीयर। इसे क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल। और दुर्बलता मंडल और स्थल मंडल का जो बीच का पार्ट है, जहाँ ये दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं, लगभग ये 70 किलोमीटर पार्ट मान लीजिए, क्योंकि यहाँ 30 से 100 तक है कोर, ये स्थल मंडल। तो ये जो 70 किलोमीटर का लगभग पार्ट है, ये है प्लेट। प्लेट मिलकर बनती है स्थल मंडल के नीचे वाले पार्ट से और दुर्बलता मंडल के ऊपर वाले पार्ट के, जहाँ पर ज्वाइंट है लगभग, उनके मिलने से क्या बनती है? प्लेट। ये क्या करती है? मूव किस तरह से करती है मैं आपको अगले वाले लेक्चर में बताऊंगा, जब वैगनर की थ्योरी पढ़ाऊंगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो उसमें आपको ये चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है। दुर्बलता मंडल में धातुएं पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो भूकंपी तरंगें होती हैं, जब वो यहाँ से गुजरती हैं तो इनकी वेलोसिटी कम हो जाती है, यानी कि यहाँ से जो गुजरती हैं भूकंपी तरंगें, उनकी गति में कमी आती है। इसी वजह से इसे लो वेलोसिटी जोन, LVZ बोलते हैं, LVZ, लो वेलोसिटी जोन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पेपर में कि लो वेलोसिटी जोन किस में है, तो वो है आपका दुर्बलता मंडल को बोलते हैं हम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भूकंपी तरंगें, उनकी स्पीड कम हो जाती है, इसी वजह से इसे लो वेलोसिटी जोन बोलते हैं। यहाँ पर धातुएं और चट्टानें पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी यहीं इसी मंडल में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला जो मंडल आता है, जिसे बोलते हैं मीजोस्फीयर यानी मध्य मंडल। मीजोस्फीयर यानी मध्य मंडल की जो मोटाई है वो लगभग 400 से 2900 किलोमीटर तक की है। कहाँ से? 400 से 2900 किलोमीटर तक। कौन सा है? मध्य मंडल। अब इसके बाद जो पार्ट आता है लास्ट का, वो है बेरी मंडल या फिर बेरी स्फीयर, जो कि कोर वाला ही पार्ट है। जो मैंने पीछे आपको चीज़ें बताई थी कोर वाले पार्ट्स की, तो वही कोर वाला पार्ट है। तो यहाँ पर बेरी मंडल की जो लेंथ है वो 2900 किलोमीटर से 6371 यानी 6371 किलोमीटर तक होती है, जो वैज्ञानिकों ने इसे डिवाइड, इस दिल्ली वैज्ञानिक जो थे उन्होंने जिस तरह से इसे डिवाइड किया। तो ये दिल्ली के अनुसार संगठन था पृथ्वी के अंदर का, ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडसी एंड जियोफिजिक्स के अनुसार था, और ये अकॉर्डिंग टू एडविन स्विस यानी एडविन स्विस के अनुसार ये वाला संगठन था। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इससे अगली वीडियो में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा वैगनर की महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसमें क्या बताया? वैगनर ने बताया कि महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण किस तरह से हुआ। तो उस चीज़ को हम अगले लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। फिर फोल्डेड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है प्लेट मूवमेंट के कारण, उस पर भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो आपको ये वीडियो देखनी पूरी ज़रूरी है, जिससे आपको वो लेक्चर आसानी से समझ में आएगा। तो अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आपने वीडियो पूरी जरूर देखी होगी। ठीक है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और पर्वतों का निर्माण, यानी ज्वालामुखी पर्वत और वलित पर्वत और भ्रंश पर्वत, इनका निर्माण किस तरह से हुआ पृथ्वी पर प्लेट मूवमेंट के कारण, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जो और स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।